शाम का समय। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। गीता उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सीता से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी अमन कमरे में आता है। गीता ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। रवि भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रवि जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो अमन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़ी थी। गीता और सीता पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सीता रोने लगती है। गीता की आंखों से भी आंसू बहती हैं, लेकिन वो संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, गीता तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सीता को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब ये सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर अमन और गीता आपस में बातें कर रही थी। गीता, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। माँ को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी कहा था, अब तू माने या ना माने, मुझे तो 80% हिस्सा चाहिए। इतना सुन गीता और अमन अपने कमरे में चली जाते हैं। अब तो आ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता गीता, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। अमन, अब फैसला तुम ही करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सीता और रवि खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 80% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय। अमन और गीता अपने 20% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर रवि का बड़ा खेत फैला हुआ था। गीता, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रवि हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी सीता पानी लेकर आई और रवि से कहने लगी, जरा देखो तो, हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। अमन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। शाम का समय। घर में गीता और अमन थके हुए आते हैं। गीता, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराती हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह
गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रही थी। सुनो, रवि ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अमन भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। रवि का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर अमन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी अमन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रवि ने तो काम बैलों से करवाया, लेकिन अमन ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय, हल्की बारिश हो रही थी। अमन और गीता एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सुबह का समय, खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अमन अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। गीता टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना अमन जी, हमारी छोटी सी खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। गीता, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर रवि का खेत, जहां सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। रवि परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। सीता पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। रवि, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, अमन की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसी तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। अमन अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह अमन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर रवि खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है। हम नहीं ले सकते रवि जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते। ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद रवि दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है।